गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। उसके हमने हिस्ट्री देखी थी, हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड हमने 3 ऑर्गन्स भी कवर करे थे यूनाइटेड नेशंस की, दैट आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसके 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। इसके 6 मेन ऑर्गन्स है दैट आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जो 6 मेन ऑर्गन्स है किसके, यूनाइटेड नेशंस के। तो हमने 3 कवर कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में एंड आज हम बचे हुए 3 को कवर करेंगे इस वीडियो में। So without wasting any more time, let's dwell on that. So starting with International Court of Justice. International Court of Justice का शॉर्ट फॉर्म है ICJ। तो ये जो ICJ है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ICJ जो है हैग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। नीदरलैंड्स में एक प्लेस है हैग, वहाँ पे लोकेटेड है ICJ। ओके, नाउ ये जो ICJ है यहाँ पे 15 जजेस है जो कि अलग अलग नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग नेशनलिटी से हैं, दैट मीन्स वो अलग अलग कंट्री से हैं। ठीक है, अब वो जो जजेस है उनको 9 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, जिसमें से हर 5 जज जो है वो हर तीसरे साल में, मतलब हर 5 जज हर तीसरे साल में जो है रिटायर होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने बोला यहाँ पे 15 जजेस हैं जिनको 9 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है और हर तीसरे साल में कोई 5 जज जो है वो रिटायर होते हैं। ओके, अब इन जजेस को जो इलेक्ट किया जाता है 9 ईयर टर्म के लिए, तो वो कौन इलेक्ट करता है, तो वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिल के इलेक्ट करती है। तो ये तो हमने देखा मेनली ICJ का कंपोजिशन, अपन कह सकते हैं कि इसमें कितने जजेस है, कहाँ से है, किधर है, बेसिकली वो सब चीज़ें। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन समझ लो ICJ का। अब ICJ में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है भी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये ही था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ICJ का काम क्या है, करता क्या है ये। तो ऑब्वियसली एक कोर्ट है, वो भी यहाँ पे पूरा लिख रखा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्या करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करता है। दैट मीन्स अगर किसी भी 2 स्टेट्स के बीच में कुछ लड़ाई चल रही है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, दैट मीन्स वाद विवाद चल रहा है, तो उसको सॉल्व करता है। तो ये बहुत सारे केसेस में सक्सेसफुल भी रहा है एंड कुछ ऐसे भी केसेस हुए जहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो कौन से ऐसे केसेस थे जहाँ पे ये सक्सेसफुल रहा, तो वो जैसे कि अपन बोल सकते हैं फ्रंटायर डिस्प्यूट बिटवीन नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। तो इस केस में जो है ये सक्सेसफुल रहा था। एंड अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड नॉर्वे ओवर फिशिंग लिमिट्स, इसमें भी ये जो है सक्सेसफुल रहा था। मतलब जो नीदरलैंड्स और बेल्जियम के बीच में फ्रंटायर को लेके जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उसको इसने सॉल्व कर दिया। एंड ब्रिटेन एंड नॉर्वे के बीच में जो भी फिशिंग लिमिट्स को लेके डिसएग्रीमेंट चल रहा था उसको भी इसने सॉल्व किया है। बट अब कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे कि 1984 में निकारागुआ ने क्या किया था, यूएसए को सू किया था फॉर माइनिंग इट्स हार्बर्स। ठीक है, तो इसलिए ऐसे में क्या हुआ, कोर्ट ने जो है निकारागुआ के फेवर में डिसीजन लिया था एंड ऑर्डर दिया कि यूएसए जो है वो कॉम्पनसेशन पे करेगा। फिर जैसा कि कोर्ट ने बोला था यूएसए को कि वो कॉम्पनसेशन पे करेगा, ठीक है, तो ऐसे में यूएसए ने ये वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इसके आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दैट मीन्स कोर्ट जो है कब सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकता है, जब दोनों कंट्रीज जो है वो वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, चाहे वो किसी के अगेंस्ट में हो या किसी के फेवर में हो वर्डिक्ट, बट दोनों जो कंट्रीज है वो अगर उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तभी कोर्ट जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकता है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकती है सो दैट वो कोर्ट के जो भी डिसीजंस है उसको एनफोर्स करवा सके। बट ये थ्योरी में है, ऐसा प्रैक्टिस में अभी तक तो नहीं हुआ है। तो बेसिकली कोर्ट का रोल ये है कि डिस्प्यूट्स को सेटल करना अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। तो ये तो देखा हमने ICJ के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल।
अब ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसने रिप्लेस किया था मैंडेट कमीशन को, जो कि लीग ऑफ नेशंस के द्वारा बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन ने एक मैंडेट कमीशन बनाया था, उसी कमीशन को रिप्लेस किया था ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। तो अब ये मैंडेट कमीशन का क्या काम था? तो मैंडेट कमीशन का ये काम था कि उन टेरिटरीज पे नज़र रखना जो कि जर्मनी और टर्की से ले ली गई थी एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक चीज़ याद आई, मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है 1914 से लेकर 1918 तक। दैट मीन्स 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था एंड ख़त्म हुआ था 1918 में। ओके, सो जिन लोगों ने सही कमेंट किया उनके लिए वेल एंड गुड, एंड जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हैं। उनको नेक्स्ट टाइम पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड क्या था। अगर मैंडेट कमीशन की हम बात करें कि ये लीग ऑफ नेशंस के टाइम मैंडेट कमीशन बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न था वगैरह, तो हम देखें तो यहाँ पे जो टेरिटरीज जिनकी कुछ रीज़न की वजह से गवर्नमेंट नहीं है, जिन टेरिटरीज़ पे, जिन स्टेट्स पे किसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो जो टेरिटरीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट का एब्सेंस है उसको देखने का, उसको सब कुछ करने का काम जो है मैंडेट कमीशन का होगा। ठीक है, उन टेरिटरीज़ को ट्रस्ट टेरिटरीज़ कहा जाता था जहाँ पे भी गवर्नमेंट का एब्सेंस था, एंड मैंडेट कमीशन उन्हीं पे ध्यान रखा करता था। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल ने भी सेम वही चीज़, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल में। जो भी मैंडेटेड टेरिटरीज थी या ट्रस्ट टेरिटरीज थी उनको विक्टोरियस पावर को हैंडेड कर दिया गया था, मतलब जो मेन विक्टोरियस पावर्स थी उनको दे दिया गया था, उनको सौंप दिया गया था। एंड उन विक्टोरियस पावर्स का क्या काम था कि वहाँ पे उन टेरिटरीज को गवर्न करना एंड उसके बाद उनको इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर करना। तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी इसने अपनी जॉब बहुत अच्छे से करी, एंड बाय 1970 मोस्ट ऑफ द मैंडेटेड टेरिटरीज जो थी उन्होंने इंडिपेंडेंस भी गेन कर ली थी। तो ये तो हमने देखा ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में, जो कि एक ऐसी काउंसिल थी जिसने रिप्लेस किया था मैंडेट कमीशन को, जो कि एग्जिस्ट करता था लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे। ठीक है, मतलब लीग ऑफ नेशंस जब थी तब ये कमीशन बना था। ओके, सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसमें 54 मेंबर्स है जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, एंड वहाँ पे 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल रिटायर होते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करती है, किसके रिगार्डिंग? हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स के रिगार्डिंग। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करती है कौन? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और किस किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? तो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एट्सेट्रा। ओके, अब ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका टास्क इतना इनॉर्मस है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसने 4 रीजनल कमीशंस जो है उसको अपॉइंट कर रखा है, दैट इज़ यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड फार ईस्ट। तो इन्होंने ओनली रीजनल कमीशंस ही नहीं अपॉइंट कर रखे, इन्होंने दूसरे मैटर्स के लिए भी अलग अलग कमीशंस अपॉइंट कर रखे। लाइक पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के लिए अलग कमीशन है, ड्रग्स प्रॉब्लम के लिए अलग है, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए अलग एक कमीशन अपॉइंट कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली कमीशंस अपॉइंटेड है, बट अगर रीजनल कमीशंस की हम बात करें तो वो ओनली 4 है। ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस पिक्चर आप देख सकते हो 54 मेंबर्स मैंने जैसे बताया थे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में है। तो कौन कहाँ से कितने हैं तो वो चीज़ आप देख सकते हो। अफ्रीकन स्टेट से 14 मेंबर्स है, एशिया पैसिफिक स्टेट से 11, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 मेंबर्स है, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट से 10, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से 13। तो ऐसे मिला के 54 मेंबर्स है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए या एक्स्ट्रा मार्क के लिए अच्छा रहता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, अगर आपको पता हो 54 मेंबर्स कैसे डिवाइडेड है, कौन कौन सी रीज़न से, तो वो चीज़ ज़्यादा एक एक्स्ट्रा मार्क दिलाने में हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस एंड पावर्स दे रखी है इकोसॉक की। तो द फर्स्ट पॉइंट इज टू सर्व अ सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कशंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़। ठीक है, मतलब एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म देना ताकि यहाँ पे डिस्कशन हो सके, किस पे? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड जितने भी सोशल इश्यूज़ है उन पे डिस्कशन हो सके, इसलिए एक सेंट्रल फोरम या एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना।
इसका और क्या फंक्शन है, तो प्रमोट करना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना। ठीक है, तो इकोसॉक के अकॉर्डिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए लोगों का, सबको फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहिए, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए कंट्री की। तो ये सब जो है इसका फंक्शन है। Third is to find solutions of international economic, social, health related problems and international cultural and educational cooperation। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल सोशल इकोनॉमिक हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सबका सोल्यूशन प्रोवाइड करना इसका फंक्शन है। Now the fourth point is to encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms। Human rights और fundamental freedoms के लिए एक तो लोगों के अंदर रिस्पेक्ट को प्रमोट करना, encourage करना, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो फंडामेंटल फ्रीडम्स, ये जो फंडामेंटल फ्रीडम है और ये ह्यूमन राइट्स जो है ये लोग अपनाए भी सही, ऑब्जर्व भी करें। तो और क्या फंक्शन है, जैसे कि इनिशिएट करना स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स। ठीक है, ड्राफ्ट कन्वेंशंस को प्रिपेयर करना ताकि वो जनरल असेंबली में सबमिट किए जा सकते हैं, और या फिर जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनका वर्क को कोऑर्डिनेट करना और अरेंजमेंट्स करना एनजीओज़ के साथ, दैट मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन करने के लिए अरेंजमेंट्स करना। ठीक है, एंड असिस्ट करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, किस फील्ड में, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेटेड फील्ड्स में। ओके, सो ये सब कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है इकोसॉक की। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इकोसॉक, एंड यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस एंड उसके ऑर्गन्स फिनिश करते हैं। बट बिफोर फिनिशिंग मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी। यूएन जो है उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ होती है, लाइक जो भी फॉर्मली चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब या तो ट्रांसलेट किए जाते हैं इन 6 लैंग्वेज में या प्रिपेयर किए जाते हैं इन 6 लैंग्वेज में, या फिर कुछ डिबेट्स वगैरह होती है, स्पीच वगैरह होते हैं, तो ये इन 6 लैंग्वेजेस में होते हैं। ओके, तो उसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज़ SRK का फेस। ओके, इंडिया के बॉलीवुड एक्टर SRK एंड उनका फेस, उससे ये आप लर्न रख सकते हो। तो कैसे, SR फेस, S स्टैंड्स फॉर स्पेनिश, R स्टैंड्स फॉर रशियन, F स्टैंड फॉर फ्रेंच, A स्टैंड्स फॉर अरेबिक, C स्टैंड्स फॉर चाइनीज़ एंड E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। सो इससे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि वहाँ पे कौन सी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो कोई भी चीज़ ऐसे लर्न करनी हो तो एक निमोनिक फॉर्म कर लो, ठीक है, या कुछ एक स्टोरी टाइप्स बना लो, तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाता है हमेशा के लिए उस चीज़ को याद रखना। ओके, सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट। आज हमने यहाँ पे यूएन एंड उसके ऑर्गन्स जो है उसका पूरा फिनिश कर लिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस आ जाए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।